आज हम बात करेंगे अनीश कुमार तिवारी के कुंडली के विचार के बारे में, जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं। तो मैंने इनके कुंडली को बड़ा ही डीप स्टडी किया है, जो आप देख सकते हैं इस पेज में। आगे मैं आपको बताता हूँ। अनीश के कुंडली में जो प्रथम स्थान है, जिसे हमने लग्नेश कहते हैं, लग्नेश में इनके स्वामी हैं मेष राशि, यानी मंगल देव इनके स्वामी हुए। अर्थात इनका चरित्र, रंग, रूप तथा आकार जो भी होगा वह मेष राशि यानी मंगल देव के प्रभाव से होगा। यह दूसरे को आकर्षित करने वाले, दूसरे को लुभाने वाले तथा दूसरे को प्रसन्न करने वाले इंसान होंगे। बात करें इनके दूसरे स्थान की, दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव के जो स्वामी हैं इनके, वह है शुक्रदेव। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डीपली बताया है। दूसरे स्थान पे इनके शुक्रदेव स्वामी होते हैं और इस स्थान पे विराजमान हैं गुरुदेव तथा शनिदेव। तो गुरुदेव और शनिदेव का साथ में होना, इस स्थान को कहा जाता है कुटुंबवानी समाज का स्थान। यानी ये दूसरे से जो भी प्रेम भाव या जो भी भाषा रखेंगे वो बहुत ही शिक्षा देनिया, यानी दूसरे को शिक्षित करना और दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को यह बताना कि वह न्याय है या अन्याय है, वह सही है या गलत है। इस तरह की भावना ये रखते हैं दूसरों के साथ। कुटुंब हो या फिर समाज हो, यह हर किसी से प्रेम करते हैं तथा दूसरे को शिक्षित करते हैं तथा दूसरे को नापते हैं कि ये जो बोल रहा है यह सच्चाई है या यह एक मिथ्या है, यह सही है या फिर गलत है। जो कि शनिदेव का काम है, नापना और तोलना, यानी न्याय के देवता। और न्याय के देवता तथा गुरु स्थान दोनों ही इनके बैठे हैं। यानी दूसरे को अगर ये कुछ भी कहेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी बात होगी, वह दूसरे को ज्ञान प्राप्ति की बात होगी तथा दूसरे को आकलन जो ये करेंगे, ये बहुत ही आकलन करने वाले और समीक्षा करने वाले व्यक्ति होंगे। क्योंकि दूसरे स्थान में ही इनके, यानी वाणी कुटुंब समाज के स्थान में इनके गुरुदेव तथा शनिदेव विराजमान है, जो स्थान शुक्रदेव का है। तो आप यह समझिए, शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य जो हैं वह भी एक गुरु हैं और बृहस्पति देव भी गुरु हैं। फर्क इतना है, बृहस्पति देव जो है वो देवों के गुरु हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। तो गुरु के स्थान में गुरु का होना यह कोई भी हानिकारक नहीं होता है, यह बहुत ही अच्छी संकेत है। बात करें इनके तीसरी स्थान की, तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में राहु है इनका, जिसे नेगेटिव का घर कहा जाता है। परंतु नेगेटिव के घर होने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो ये इससे अत्यधिक लाभकारी कुछ नहीं है। क्योंकि राहु का तीसरे स्थान में होना वह कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, वह हमेशा ही पॉजिटिव, मैंने संकेत भी किया, आप देख सकते हैं, हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे कि लॉटरी लगना, जैसे कि कम मेहनत में अत्यधिक लाभ प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं ये जितनी भी मेहनत करते हैं उसका 100% लाभ इन्हें मिलता है या 110% लाभ इन्हें प्राप्त होगा आने वाले जीवन में भी। इसे ही त्रिकोण का घर भी कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ भी संकेतित किया है, इसे त्रिकोण का घर कहा जाता है। तो इस स्थान में राहु को होना इनके कुंडली में सबसे अच्छा स्थान इसी को कहा जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ भाव में। तो आप देख सकते हैं जो चतुर्थ भाव अनीश कुमार तिवारी के कुंडली में बना है, उनके मालिक है चंद्रदेव। मैंने यहाँ लिखा भी है चंद्रदेव। इस स्थान को वाहन मकान जायदाद का स्थान कहा जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने इनके कुंडली में यहाँ भी इसको संकेतित किया है। चतुर्थ स्थान इनका चंद्रदेव का स्थान है, जिसे माता का स्थान, वाहन मकान तथा जायदाद का स्थान कहा जाता है। इस स्थान में चंद्रदेव का होना यानी माता के प्रति रुझाव ज़्यादा होना या माता को ज़्यादा अच्छे से समझना। अगर माता कुछ नहीं भी बोली तो ये समझ जाता है कि माता की विचारधारा क्या है या माता की समस्या क्या है। वाहन मकान जायदाद का इस स्थान में होना, क्योंकि आगे जो चंद्र खुद विराजमान है वह ऐसे स्थान में विराजमान है जो कि खोजकर्ता का स्थान है, साइंटिस्ट।
तो कहा जाता है कि ये थोड़े साइंटिस्ट लाइन में यानी खोज लाइन में कि क्या हुआ कैसे हुआ, रीजन एंड काउज एंड रीज़न प्लस एक्सपेरिमेंट, इन तीनों चीज़ों में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। काउज क्या है एंड एक्सपेरिमेंट, इसका रीज़न क्या है। तो माता का स्थान, वाहन, मकान, जायदाद का स्थान में चंद्रमा का होना यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके जो दसम भाव हैं, आप देख सकते हैं दसम भाव जिन्हें हम जॉब का, मान सम्मान, प्रोफेशन का घर कहते हैं, वहाँ भी इनके चंद्रमा ही विराजमान है। तो इस स्थान में चंद्रमा का घर होना और इस स्थान में चंद्रमा का विराजमान होना तथा एक दूसरे को संकेतित करना, यह बहुत ही अच्छी जोग है, इसे खराब नहीं कहा जा सकता। आगे चल के देखते हैं इनके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आप देख सकते हैं इनका जो है वह पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, जिनकी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो मालिक हैं वह सूर्यदेव। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ संकेतित भी किया है, पंचम राशि सिंह राशि की है, जिनके मालिक सूर्यदेव है। और इनके इसी राशि के स्थान पे क्या है, शिक्षा, संतान, भविष्य, प्रेम। तो यह जगह भी इनका बहुत अच्छा, यानी शिक्षा बहुत उच्च शिक्षा होगी, संतान के लक्षण बहुत अच्छे होंगे, भविष्य बहुत उज्जवल होगा तथा प्रेम संबंधित रिश्ता, इन दूसरों से प्रेम निभाना भी ये बहुत अच्छा रखते हैं। षष्ठम भाव की बात करें, इनके षष्ठम भाव की जब बात करते हैं तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया है। आप देख सकते हैं षष्ठम भाव में इनका जो है वह मंगल देव विराजमान है। आप इनकी कुंडली, मैंने यहाँ पे थोड़ा विचार करते हुए बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर षष्ठम राशि पे इनके मंगल देव विराजमान है। षष्ठम राशि जो है वह है बुध देव, यानी गणेश जी का राशि। बुध देव की राशि में मंगल देव का होना यह थोड़ा विचारधारक है, क्योंकि जब बात करें बुध देव तथा मंगल देव, तो घर तो ये है बुध देव का, किंतु यहाँ विराजमान है मंगल देव। और बुध और मंगल एक दूसरे के इनेमी होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है यह एक दूसरे के इनेमी है, शत्रु है। मैंने यहाँ भी संकेतित किया है, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यह घर किस चीज़ का घर है? इसी घर को कर्ज का घर, ऋण का घर, रोग का घर, शत्रु का घर तथा जॉब का घर कहा जाता है। इस घर को कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु, जॉब का घर कहा जाता है। इस घर पे मंगल देव का होना कोई भी दुविधाजनक, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जब इनकी मंगल की महादशा चलेगी तो इनका कर्ज बढ़ सकता है, इनकी दुर्घटना हो सकती है, चोट घाट लगना या रोग से ग्रसित होना। इनके अगर ये जॉब करते हैं तो इनके शत्रु बढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का घर है। तो मंगल अगर नेगेटिव घर में, इसको नेगेटिव का घर भी कहा जाता है, इसको नेगेटिव का घर कहा जाता है, तो मंगल देव इस घर में विराजमान है, तो ऑटोमेटिकली जब भी मंगल की महादशा चलेगी तो वो नेगेटिव प्रभाव ही देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। आगे चलते हैं, इनके सप्तम भाव को देखते हैं हम लोग। तो सप्तम भाव जिसे हम कहते हैं पत्नी का स्थान, पति का स्थान तथा पार्टनरशिप का स्थान, और यह भाव के जो मालिक है, सप्तम घर के जो मालिक है वो शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव में विराजमान है सूर्यदेव तथा बुधदेव। सूर्यदेव तो किस यहाँ शुक्रदेव के स्थान में विराजमान है, और इस राशि के जो मालिक हैं, देखिए इस घर के मालिक है शुक्रदेव, परंतु इस जगह के राशि के हिसाब से देखा जाए तो राशि के मालिक है तुला राशि। तुला राशि में सूर्यदेव का होना हमेशा ही नीच प्रणाम देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी नीच प्रणाम, यानी सूर्यदेव नीच स्थान में विराजमान है। तो चाहकर भी अगर इस स्थान का कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी होगा तो सूर्यदेव उसे नहीं देंगे, क्योंकि वो नीच के हैं। तो नीच के हैं तो हमेशा नीच प्रणाम यानी जीरो रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चूँकि यहाँ बुधदेव विराजमान है तो पार्टनरशिप जो होगा, यानी अपने पत्नी के साथ संबंध जो होंगे या अपने जो भी पार्टनर होंगे उनके साथ संबंध बहुत अच्छा रखेंगे,
किंतु उनके साथ जो बोलचाल या रिश्ता जो रहेगा उसमें हमेशा खटास भरा हुआ और दुविधाजनक रहेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे नीच के परिणाम देने वाले हैं। बुध देव क्या करते हैं? बुध देव जो होते हैं वो मीडिएटर होते हैं, सुलझाने वाले होते हैं। तो इनके जो दोस्त संबंधित हैं वो हमेशा इनके रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी इनकी स्टूडेंट लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की बात, किंतु जब बात आती है इनके जीवन साथी की, इनके विवाह के बाद के जीवन की, तो यहाँ सूर्य देव का नीच होना थोड़ा इनके लिए दुविधाजनक समस्या पैदा कर सकता है। सूर्य देव नीचे होने से क्या होगा कि अपने पत्नी से या फिर पत्नी के परिवार से, अपने ससुराल पक्ष से ये थोड़े ज़्यादा गुस्सा रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ नीच है तो परिणाम भी नीच के ही देंगे, उच्च के नहीं देंगे। इसे मैंने यहाँ भी दर्शाया, आप देख सकते हैं। सप्तम राशि के मालिक है शुक्रदेव। शुक्रदेव का जो राशि स्वामी है वो है तुला राशि। यही स्थान को पति तथा पत्नी का स्थान कहा जाता है, और इस राशि पे सूर्य और तथा बुध का विराजमान होना आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ भी संकेतित किया। सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव। सूर्यदेव जो है वो शत्रु होते हैं शुक्रदेव के, किंतु बुधदेव बीच में विराजमान है तो ये मीडिएटर है। ये कौन होते हैं? मीडिएटर, समझौता कराने वाले हैं। तो यह मित्र सूर्यदेव की भी हैं और यह मित्र शुक्रदेव के भी हैं। तो यानी अगर हम बुधदेव को इस जगह पे स्ट्रॉन्ग करें, बुध की अगर कोई स्टोन पहने, पन्ना पहने, तो हो सकता है कि इस राशि पे जो भी समस्याएं हैं वह इनके विवाह संबंधित जीवन को सुलझा सकती हैं। आगे बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो होता है वह भी एक नेगेटिव का घर होता है, क्योंकि यह भी एक त्रिकोण का घर है और इस घर पे विराजमान है शुक्रदेव। पहले तो हम यह समझते हैं कि यह घर है किसका। यह घर जो होता है वह डीप स्टडी, गहरी चिंतन, गहरी शिक्षा या गहरी पढ़ाई का घर होता है। परेशानियों का घर भी इसे ही कहा जाता है। यहाँ पे शुक्रदेव का विराजमान होना यानी यह किसी भी चीज़ों में, कोई भी चीज़ रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, उन चीज़ों में यह गहरी चिंतन करते हैं। यह सोचते हैं कि यह हुआ तो क्यों हुआ, बहुत दूर तक का सोचना इस घर का प्रभाव है। अगर कोई भी सम है, कोई भी सजेशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो यह सिर्फ सॉल्यूशन तक नहीं रुकते, यह सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। यह अल्टरनेटिव के बारे में सोचते हैं, या एक ही समस्या के अनेक विकल्प को निकालते हैं। तो यह स्थान इनका बहुत ही अच्छा स्थान है, इसे खराब नहीं कहते हैं। आगे चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव में इनका केतु विराजमान है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि नवम भाव एक त्रिकोण का घर है। इसे ही भाग्य का घर कहते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी कहा है, नवम भाव जिनके राशि स्वामी धनु है और इनके ग्रह नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव यानी बृहस्पति देव है। इस राशि में इनके केतु विराजमान है। इसी राशि को इसी घर को भाग्य का घर कहा जाता है, पिता का स्थान कहा जाता है, विदेश यात्रा कहा जाता है। यानी आप ये समझिए कि ये पिता के बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। अगर घर में पिता को समझने वाला कोई 100% है, तो मैं गलत अगर नहीं हूँ, तो ये इंसान जिनकी ये कुंडली है, ये पिता को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके अंदर की बातों को समझते हैं, उनके बातों पे ध्यान भी देते हैं। तो पिता का स्थान बोले या भाग्य का घर बोले, इनका बहुत अच्छा है। और मैंने जैसे अभी सबसे पहले आपको बताया, इनके तीसरे स्थान में राहु का विराजमान होना पॉजिटिव है। तो तीसरे से आप सप्तम घर में चलिए कि राहु की सप्तम दृष्टि कहाँ पे है। आप देख सकते हैं, प्रथम दृष्टि, दूसरी, तीसरी, चतुर्थ, पंचम, षष्टम तथा सप्तम दृष्टि केतु पे है। राहु केतु की सप्तम दृष्टि, 7th आई जिसे हम कहते हैं, अगर यह केतु के ऊपर पड़ती है तथा राहु आपके कुंडली में अगर तीसरे स्थान पे है और सप्तम दृष्टि अगर केतु पे पड़ती है, तो 100%
लॉटरी का योग बनता है। लॉटरी लगने की 100% चांस है। अगर यह लड़का या ये जो भी व्यक्ति हैं जिनकी यह कुंडली है, यह अगर कभी भी जीवन में कोई दांव लगाते हैं या कोई लॉटरी खरीदते हैं या कुछ भी, तो उनमें कुछ ना कुछ 1% भी चांसेस, बहुत ज़्यादा मतलब 101% चांसेस रहते हैं इनकी लॉटरी लगने का। यानी भाग्य का साथ जिसे हम कह सकते हैं, हम ऐसा बात नहीं है लॉटरी ही सिर्फ है, भाग्य के साथ इनकी कुंडली के अनुसार बहुत अधिक इनके लाभ जीवन को प्रभावित करता है। इनके जीवन में हमेशा भाग्य का साथ बना हुआ रहेगा। यह मैंने यहाँ भी आपको देख सकते हैं, मैंने इंडिकेट किया, यह पॉजिटिव है तथा यह पॉजिटिव है, अत्यधिक पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने इसे इंडिकेट किया है। आते हैं दसम भाव में। दसम भाव में आप देख सकते हैं चंद्रमा विराजमान है। तो दसम भाव पहले तो घर किसका है हम यह देखेंगे। यह घर जो है शनिदेव का है, यानी मकर राशि। शनिदेव के घर में चंद्रमा का होना, पहले तो हम देखें ये घर किसका है, तो शनिदेव का है। इस घर के प्रभाव क्या हैं? यही घर को व्यापार का घर, जॉब का, मान सम्मान का घर कह सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ भी लिखा है दसम भाव, जिसे मकर राशि का घर कहा जाता है। शनिदेव इसके मालिक है। इसी घर को व्यापार, जॉब, मान सम्मान का घर कहते हैं। और यहाँ पे अनीश के कुंडली में चंद्रदेव विराजमान है। आप ये समझिए शनिदेव जो होते हैं, ऐसे तो शनिदेव बहुत अच्छे देवता हैं, बहुत ही मतलब अगर कहा जाए तो रंग को राजा बनाने वाले देवता और राजा को रंग बनाने वाले देवता होते हैं शनिदेव। और चंद्रदेव जो हैं वो देव ग्रह में आते हैं, देव ग्रह में, किंतु शनिदेव दानव ग्रह में आते हैं, क्योंकि इनका ऐसा एस्ट्रोलॉजी में इनको बांट दिया गया है। ये दानव ग्रह में आते हैं और ये देव ग्रह में आते हैं, चंद्रदेव तथा शनिदेव। और चंद्रदेव तथा शनिदेव के बीच में अगर बुध देव रहें तब तो उनकी दोस्ती संभव है, क्योंकि बुध देव मैंने पहले भी कहा ये मंगल देव तथा चंद्रदेव के मीडिएटर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सूर्यदेव बुधदेव साथ में थे, सप्तम स्थान में थे। सप्तम स्थान शुक्रदेव का था। शुक्रदेव और आपका बुधदेव की दोस्ती बहुत अच्छी है तथा यह सूर्यदेव से भी इनकी तालमेल बैठा सकते हैं। किंतु विवाह संबंधित क्षेत्रों में इनको अगर सूर्यदेव का कोई रत्न दिया जाए तो अत्यधिक लाभकारी होगा। और यहाँ पे चूँकि चंद्रदेव विराजमान है तो यहाँ पे इनको कोई भी रत्न धारण करना, चंद्रदेव विराजमान है शनिदेव के स्थान में, तो यहाँ भी इनको एक मोती की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जहाँ इनकी मंगल देव विराजमान थे, मंगल देव इनके षष्ठम स्थान में विराजमान थे, जिनके स्वामी थे बुधदेव। तो बुधदेव का और चंद्रदेव का जो स्थान होता है वह एक ही होता है, किंतु रत्न अलग अलग होते हैं। अगर हम बुध की रत्न पहने तो चंद्र में भी वो कार्यरत हैं, और अगर हम चंद्रदेव की रत्न पहने तो बुधदेव में भी कार्यरत होते हैं। तो इस स्थान के लिए मैं विचार करूँगा। आगे चलते हैं 11वें भाव में। तो 11वें भाव में हम देख सकते हैं कि इनका कोई भी ग्रह नहीं है जिसे लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। और 11वां भाव जो होता है वह कुंभ राशि यानी शनिदेव का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं शनिदेव के स्थान में यानी दसम भाव में बैठे हैं चंद्रदेव, और 11वां भाव जो कि शनिदेव का घर है, यहाँ पे कोई भी राशि का विराजमान नहीं होना। यानी अगर इनका इनकम होगा तो टेक्निकल लाइन, लोहा लक्कड़ संबंधित कोई भी मतलब टेक्निकल से संबंधित इनका ज़्यादा इनकम होने का चांसेस है। तो भविष्य के लिए, जॉब के लिए या अच्छी सरकारी नौकरी के लिए शनि का मजबूत होना इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ चंद्रदेव विराजमान है शनि स्थान में। और शनिदेव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं कुटुंब समाज वाणी के स्थान में। तो ये तीनों को अगर मिलाएं तो अगर किसी व्यक्ति का जॉब अगर होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी जॉब प्रोफेशन में है तो उनका वाणी शनिदेव के प्रकार से ही काम करेगा, क्योंकि इसके मालिक है शनिदेव।
और उनका इनकम शनि के हिसाब से होना भी आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्थान में शनिदेव ही आप देख सकते हैं। 11वां स्थान, इसे भी शनि का स्थान कहा गया है। 10वां स्थान, यह भी शनि का स्थान है, तथा दूसरा स्थान जो कि शुक्रदेव का स्थान है, यहाँ भी शनिदेव विराजमान है। शुक्रदेव तथा शनिदेव एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। शनिदेव जो हैं वो शुक्रदेव के ही चेला यानी स्टूडेंट कहा जाते हैं। तो इन तीनों जगह को देखते हुए अगर ये शनि के रत्न को धारण करते हैं, नीली, ब्लू नीली, आगे चल के जब इनका बहुत ही अच्छा इनकम होने लगे तो नीलम, अभी नहीं, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है यह चीज़। 12वें स्थान की बात करें, जिसे हम व्यापार में घाटा, पति पत्नी का स्थान, खर्च का घर, पति पत्नी के रिश्ते के बीच का स्थान कहते हैं। पति पत्नी का स्थान तो यह है। खर्च का घर, विदेश में बैठ जाना, जाके सेटल्ड हो जाना, इस स्थान पे इनके बैठे हुए हैं बृहस्पति देव यानी गुरुदेव, और गुरुदेव इनके वाणी स्थान में भी बैठे हुए हैं। यानी कुछ भी हो, यह जिनकी कुंडली है अनीश कुमार तिवारी की, यह टेक्निकल लाइन में इतने अधिक कार्यरत रहेंगे, इतने अधिक आगे जाएंगे कि इनका इनकम भी इन्हीं के वश में रहेगा, इन्हीं के तरफ से, मतलब हम कह सकते हैं इन्हीं के कारण होगा। और चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, तो मैंने इसका बताया कि चंद्रदेव शनिदेव के स्थान में विराजमान है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि ये देव ग्रह हैं, शनिदेव दानव ग्रह में आते हैं। शनिदेव इनके इनकम स्थान में भी विराजमान है और शनिदेव इनके वाणी स्थान में भी विराजमान है। तो यहाँ पे अगर हम चंद्रदेव को मजबूत करते हैं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं आएगा, तो हमें मजबूत करना है शनिदेव को। तो आगे चल के देखते हैं कि इनकी महादशा और अंतर्दशा जब किसकी चलेगी तो कितना फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए, मैंने यहाँ नोट किया है विषंतरी दशा महादशा, जो कि मुझे अनीश कुमार तिवारी के कुंडली से प्राप्त हुआ है। 26/11/2021 से इनकी केतु देव की महादशा यानी केतु की महादशा चलेगी, जो 25/11/2024 तक है। यानी इस स्थान में केतु देव की महादशा आप देख सकते हैं। केतु का जो स्थान है वो पॉजिटिव स्थान है। 100% इनका भाग्य का साथ, इनको जॉब लग जाना, इनको अगर ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलना, या बहुत कुछ, मतलब जो भी ये चाहेंगे इस स्थान पे यह पूरा होगा इस अवस्था में, इस अवधि में। 26/11/21 से 25/11/24 के बीच में इनका बहुत ही अच्छा जॉब, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब या ऊंचा स्तर का जॉब, अगर ये किसी चीज़ में ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात जो है 26/11/24, यहाँ 25/11/24 तक इनकी महादशा केतु की है। 26/11/24 से इनकी महादशा शुक्रदेव की चालू होगी, जो कि 19/10/25 तक रहेगी, यानी 1 साल से कुछ कम रहेगा। शुक्रदेव की जब महादशा चलेगी तो आप यहाँ कुंडली में इनकी देख सकते हैं, शुक्रदेव विराजमान है इस स्थान पे, यानी हम यहाँ कह सकते हैं शुक्रदेव सब ये अष्टम स्थान पे विराजमान है। और चूँकि शुक्रदेव अष्टम स्थान पे विराजमान है और इसके मालिक है कौन, मंगल देव, और ये राशि के मालिक कौन है, वृश्चिक, और इनका राशि भी वृश्चिक है, तो ये भी कोई ख़राब फल नहीं देंगे। मैंने देखा, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी पॉजिटिव टिक किया है, करेक्ट किया है कि इनका पॉजिटिव फल ही इस राशि में मिलेगा। यानी डीप स्टडी रिसर्च वगैरह में ये जा सकते हैं, ये विदेश भी जा सकते हैं इस अवधि में, 26/11/24 से लेकर 19/10/25 के बीच। उसके बाद 20/10/25 से इनकी जो महादशा चलेगी 19/4/27 तक, यह सूर्यदेव की महादशा है। तो सूर्यदेव की महादशा तो हमें देखना होगा कि इनका सूर्यदेव जो है वो सप्तम स्थान में यानी नीच स्थान में, पति पत्नी का स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इस अवधि के अंतराल इनकी विवाह भी संभव है, और विवाह के बाद इनका जीवन भी थोड़ा परिवर्तनशील होगा। यह अपने विवाह पक्ष से, पत्नी से हो या ससुराल पक्ष से हो, यह अत्यधिक खुश नहीं रहेंगे, या थोड़ा मतलब उनके प्रति थोड़े हीन भावना रखेंगे, हीन भावना रखने की मतलब चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सूर्यदेव नीच स्थान में है और विवाह स्थान में भी है।
अगली बात, मंगल देव की महादशा 8/5/2028 से 25/6/2030 तक है। मंगल देव हम कुंडली में देखेंगे, मंगल देव किस स्थान पे विराजमान है, तो छठे स्थान पे षष्ठम भाव में मंगल देव विराजमान है, जिसे कर्ज का घर, ऋण, रोग, शत्रु का घर कहा जाता है। तो इस अवधि में भी जो उनकी महादशा चलेगी वह कुछ अच्छी नहीं चलेगी, वह भी नेगेटिव परिणाम देने वाली ही चलेगी। आप देख सकते हैं जो अच्छे चलने वाले महादशा है मैंने उनमें अच्छे टिक किए हैं।